Good morning, my friends. Please sit down. तो जैसा कि मैंने कल आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया था, आप लोग एक कॉपी लेके आ रहे हो। अब देखिए, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री, मैं आपको पहली दीक्षा हिस्टोग्राफी का देता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक बार में हिस्टोग्राफी डाइजेस्ट नहीं होता है। आज हम लोग उसका पहला पाठ आप लोग करेंगे, और इस पहले पाठ के बाद जैसे जैसे हम लोग का टॉपिक आगे बढ़ेगा, जैसे मैंने एक मोटे तौर पर आपको आइडिया दे दिया कि टॉपिक को हम लोगों को किस प्रकार से लेना है। तो मोटे तौर पर अगर आप आइडिया चाहेंगे तो हम लोग ऐसा करते हैं, यह भी काम कर ही लेते हैं तो अच्छा रहेगा। आप लोग, आपका कॉपी प्लेन नहीं है, पहले से उसमें बेस वर्क किया हुआ आधुनिक भारत लिखा हुआ है, वहां कहाँ है ये फिर क्या? अच्छा, वो अपने डायग्राम में मैंने बेस वर्क करके, ठीक है, गुड। अब आप लोग पहले हेडिंग दीजिए, आधुनिक भारत का इतिहास। लिख दिया? अब पहले आप ऊपर हेडिंग दीजिए, पाठ्यक्रम विश्लेषण। पाठ्यक्रम विश्लेषण। तो पहले पाठ्यक्रम विश्लेषण में मैं आपको बताना चाहता कि सिलेबस एज इट इज जिस तरह का वहां है, उस तरह से सिलेबस अगर तुम फॉलो करोगे तब तो कुछ हाथ नहीं आएगा। लेकिन जिस तरह से मैं सिलेबस को एनालाइज कर रहा हूं, उस तरह से तुम्हारी पूरी कनेक्टिविटी फर्स्ट से लास्ट तक बन जाएगी। तो पहले आप हेडिंग दीजिए, और हेडिंग देकर लिखिए कि 18वीं सदी का भारत। 18वीं सदी का भारत। अठारहवीं सदी का भारत, है ना? तो आप अगर अपने पाठ्यक्रम को देखोगे, क्योंकि आपका पाठ्यक्रम हर कुछ तो मुझे याद ही है, टॉपिक देखने की जरूरत भी नहीं है। आप देखोगे यूरोपीय कंपनियां से वो शुरू होती है। यूरोपीय कंपनियां से शुरू होने का मतलब है कि कंपनियां तो आनी शुरू हो गई बहुत पहले, बल्कि पोर्चुगीज कंपनी को तो पहले ही रख लेते हैं सल्तनत पीरियड में ही। और दूसरा, आप जो ब्रिटिश या डच कंपनी कहते हो उसको भी मुगल पीरियड में वो डील कर लेते हैं। तो जो यूरोपीय कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनी की गतिविधियां हैं, ये तो मिडिएवल तक पीछे चला जाता है। लेकिन उस समय वो व्यापारी कंपनी के रूप में आई थी, और इस समय वो राजनीतिक शक्ति के रूप में ढलेगी। इसलिए आपके मॉडर्न का सिलेबस पहला यूरोपीय कंपनियों से शुरू किया गया है। लेकिन जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि उसमें एक अड़चन आती है कि अगर हम यूरोपीय कंपनियों से आरंभ करते हैं तो यहां तक तो आपको पता चल जाएगा कि पलासी और बक्सर के बाद जो ब्रिटिश कंपनी है वो स्थापित हुई। लेकिन जो बच्चे मॉडर्न से स्टार्ट कर रहे हो, उनके साथ समस्या आएगी कि आपको पीछे का परिदृश्य तो कुछ पता नहीं है। तो आपको, जैसे आप कभी देखोगे हैदर अली कभी मैसूर को जीता, कभी मराठा को जीता, कभी पंजाब को जीता, तो आपको उसमें पता ही नहीं चलेगा कि ये सब टपके कहां से। जीता तो बाद की चीज है, पहले हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में आए कैसे। तो आपकी इन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हम पृष्ठभूमि के रूप में पहले 18वीं सदी का पूर्वार्ध में, ना तो हमें मुगल साम्राज्य का डिस्कशन का कारण करना है, वो सब तो मैंने मेडिवल हिस्ट्री में किया हुआ है। और जब मैं आपको मेडिवल हिस्ट्री, फिर आपका जो टर्न आएगा और आप मेडिवल हिस्ट्री में आओगे तो वहीं पर जाकर 18वीं सदी में ही समाप्त होगा। तो एक तरह से 18वीं सदी के पूर्वार्ध में मुझे कुछ बातें इसलिए रिपीट करनी पड़ेगी ताकि हम आपको 18वीं सदी का उत्तरार्ध समझा सके और भारत में ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के विषय में आपको बता सके। तो ये हमारी जरूरत हो जाती है कि हम उसे कम से कम उस बिगिनिंग वाले टॉपिक को आपको डाल दें। तो आप यहां पर 18वीं सदी का भारत लिखा, अब डैश देकर लिखिए। हाँ, मैंने छोटा सा एक हेडिंग दे देना और लिखना
पृष्ठभूमि टॉपिक, पृष्ठभूमि टॉपिक अब जैसे आपने पृष्ठभूमि टॉपिक देखा, उस टॉपिक में आप डैश देकर लिखिए मुगल साम्राज्य का विघटन, मुगल साम्राज्य का विघटन, विघटन तथा क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना, तथा क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना, तथा क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना। देखो मैं तोड़ तोड़ के डालूंगा तो थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा, आप चिंता मत करना। ये जैसे पृष्ठभूमि मैंने इसलिए कहा कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये मिडिवल का पार्ट है, लेकिन थोड़ी सी आपको झलक देनी है इसके बारे में। तो जब हम मुगल साम्राज्य का विघटन और क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना करेंगे तो यहीं पर एक इतिहास लेखन का मुद्दा हम लोगों को करना होगा कि इसे हम अवनति अथवा पतन का काल माने अथवा नई संभावनाओं का काल, क्योंकि दिल्ली उजड़ रही थी, क्षेत्र समृद्ध हो रहे थे। तो जो पहले का इतिहास लेखन था उसका पूरा ध्यान था दिल्ली उजड़ रही है, दिल्ली पर मातम पोशी कर रहे हैं। दो तरह के इतिहासकार है, एक है कि दिल्ली के विघटन को अंधकार का काल मान रहे हैं, जिनकी ट्यूनिंग बिल्कुल ही साम्राज्यवादी हिस्टोरियन से मिलती है। और जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी आई, तो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी ने भी वही काम किया। वो डिफर करते हैं साम्राज्यवादी से, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं ध्यान दिल्ली आगरा केंद्रित है। ये सब देखो, ये सब पहला अभी तुमको मैं समझ इसलिए डेवलप करना चाहता कि पहले देखने का नजरिया तो बदले। टॉपिक में आप जैसे एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक तक आप बच्चे पूछते कि मैं कौन सा बुक पढ़ूं, आप बुक पढ़ोगे आपको दिखेगा ही नहीं। तो क्या है कि पहले देखे तो सही कि उसको डील कैसे किया जाए। तो जो फारसी और उर्दू साहित्य है वो दिल्ली के पतन की मातम पोशी करेगा, और जो क्षेत्रीय साहित्य है वो क्षेत्र की समृद्धि की झलक देगा। तो पहले हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हमने क्या कहा कि हर कुछ के पीछे होता है एविडेंस, कि आपका एविडेंस कितना स्ट्रांग है। पहले के जो हिस्टोरियंस होते थे उनका एविडेंस कम था, वो फारसी उर्दू इसी साहित्य का प्रयोग करते थे, उनको दिल्ली की का रुदन दिखता था। लेकिन जो हिस्टोरियंस ने बाद में क्षेत्रीय लिटरेचर को लिया, मराठी लिटरेचर को, बंगला लिटरेचर को, हिंदी लिटरेचर को, गुजराती, तो ऐसे जो उन्होंने इंडिजिनस लिटरेचर को लिया तो उन्हें लगा कि देखो भाई दिल्ली भले ही उजड़ रही हो अपने कारणों से, आंतरिक कारणों से और बाह्य कारणों से, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर तो समृद्धि आ रही है। और दिल्ली विघटित इसलिए हो रही है कि उसका सप्लाई का सोता सूख रहा है। जो क्षेत्र से उसको जाता था वो क्षेत्र से जाना कम हो गया या बंद हो गया। और बंद क्यों हो रहा है, तो क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय कुलीन है उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है। उनकी महत्वाकांक्षा क्यों बढ़ रही है, तो क्षेत्रीय स्तर पर समृद्धि आ रही है, उस कारण से महत्वाकांक्षा बढ़ रही है कि अब मैं दिल्ली भेजूं और आगरा भेजूं, इससे अच्छा है कि थोड़ा विद्रोही कर लेते हैं, ये सब अपना होगा। तो ये जो दूसरा वाला जो अल्टरनेटिव व्यू आया, ये व्यू लेटेस्ट व्यू है। और सही मायने में कहो तो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को चुनौती इससे मिली। जैसे अलीगढ़ स्कूल है वो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी है। आज की तारीख में एक लेमैन से पूछोगे, तुम लोग भी कहीं ना कहीं चौपाल पर सुना हुआ कि मार्क्सिस्ट विद्वानों ने केवल उल्टी बातें लिखी है और उन्होंने गलत सलत बातें लिखी है। तो पहले उन महानुभाव को पता होना चाहिए कि मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी की आलोचना उनसे पहले शुरू हो गई है, उनसे बढ़िया तरीके से शुरू हो गई है, उनसे बढ़िया तरीके से। इनका तरीका तो केवल है कि गुस्सा उतारो, लेकिन एविडेंस कुछ है नहीं। लेकिन जो मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी को से टकरा रहे हैं अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी से, वो एविडेंस के साथ आ रहे हैं और बहुत अच्छे से उनका संजय सुब्रमण्यम, कैरन लियोनार्ड, पीजे मार्शल, चेतन सिंह, मुजफ्फर आलम, ये सब एक वैकल्पिक विचार दे रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये चीज अब लेटेस्ट आ गई है। तो ये सब चीज होता है, तैयारी करने वाले बच्चों तक पहुंच ही नहीं पाती है। वो सब एक कहीं कौन सी बुक पढ़ूं तो मैं कहूं सतीश चंद्रा की बुक, मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बता रहा हूं। लेकिन अब सतीश चंद्रा पढ़ लूं तो हाँ ठीक है, लेकिन सतीश चंद्रा तो एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे ना। इरफान हबीब पढ़ोगे तो एक ही पॉइंट, तो संकट की बात बताएंगे।
लेकिन जो संकट को नहीं मानते उस हिस्टोरियंस का विचार तो आप नहीं जान रहे। और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आप 18वीं सदी के काल को संकट का काल मानते अथवा नई संभावनाओं का काल, उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। तो ऐसी स्थिति में तो सतीश चंद्र इरफान हबीब तुम्हारा साथ नहीं जा पाएंगे दूसरे वाले में, वो तो अड़े हुए बैठे हैं। नहीं, सतीश चंद्र थोड़ा लिबरल हुए हैं, उन्होंने तो नई संभावना को भी स्वीकार किया है, लेकिन इरफान हबीब तो पक्का एकदम डॉगमेटिक है। वो कहते हैं कि नहीं, एक क्राइसिस का पीरियड था, तो क्राइसिस का पीरियड था। तो बच्चे पूछते हैं कि सर एक पुस्तक आप बता देते तो हम सेल्फ स्टडी करते। उनको मैं क्या बताऊं, कम से कम 10 पुस्तक बताना पड़ेगा। वो खरीद भी वो लेंगे, घर में भी ले आएंगे, लेकिन पढ़कर समझ नहीं पाएंगे। और हम तो उसमें से थोड़ा थोड़ा छौंका मार देंगे, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं तैयार रहेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? तो ये लोग कहते हैं आज की तारीख में ऑप्शनल सेल्फ प्रिपरेशन कोई अगर बच्चा करता है, अगर उसको अच्छा यूनिवर्सिटी का सपोर्ट नहीं है, तो अच्छा यूनिवर्सिटी का मतलब बिहार यूपी का यूनिवर्सिटी तो हरगिज नहीं, ये बीमारू स्टेट्स का यूनिवर्सिटी तो, लेकिन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपोर्ट है उसको, तो उसको एक ही दिक्कत होगी। हालांकि ड्यू के भी बहुत बच्चे हमारे होते हैं, वहां पर दो ही दिक्कतें ड्यू यूनिवर्सिटी ड्यू वाले में होती है कि एक जो टीचर्स लोग हैं वो लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सही बच जाते हैं, एंशिएंट वाले अलग, मिडिवल वाले अलग, मॉडर्न वाले अलग। उनको बच्चों के कंटेंट से मतलब नहीं होता, वो हिस्टोग्राफिकल डिस्कशन करते हैं और हिस्टोग्राफिकल डिस्कशन में वहां कंक्लूजन नहीं देते हैं। स्टैंडर्ड वही होता है, वो स्टैंडर्ड है। जैसे हम कंक्लूजन देते हैं तो जो पक्का हिस्टोरियन होगा वो कहेगा कि ये सब स्टैंडर्ड हो गया, आप कंक्लूजन क्यों दे रहे हो? अब विचार देके छोड़ दो, लेट द स्टूडेंट्स टेक देयर ओन कंक्लूजन। कहेंगे महानुभाव, हमको अपने स्टूडेंट को चम्मच से खिलाना पड़ता है। आपकी तरह अगर इन लोगों को छोड़ दे बिना कंक्लूजन का, तो ये लोग भी अनकंक्लूडेड छोड़ देंगे एग्जामिनेशन हॉल में। समझ रहे हो कि नहीं? इसमें बहुत, अगर हम किसी कॉलेज के प्रोफेसर को उतार दें तो उनके और बच्चे में ट्यूनिंग ही नहीं बैठेगी। उसमें भी है कि हर डिपार्टमेंट में एक दो प्रोफेसर होते हैं जो, बाकी सब उसमें भी बहुत एडहक, बहुत एसोसिएटेड, बहुत तरह की चीजें, लेकिन उसमें है कि ड्यू में फिर भी स्टैंडर्ड मेंटेन्ड। कुछ हद तक उसमें हिस्टोग्राफी का नॉलेज आपको जरूर करवाते, तो लेकिन वो बच्चा जो आता है उसको फिर ट्यून्ड अप होना पड़ता है, हमारे साथ यूपीएससी में ढलना पड़ता है। तो तरीका ही हमने अलग चुना हुआ है। और सबसे बड़ी चीज है कि इतने सारे कंटेंट आपको पचाने में दिक्कत होती है। तो एक बात तुम लोग अपने दिमाग में रख लेना, मॉडर्न में सोर्सेस कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं, हिस्टोग्राफी में ही सोर्सेस क्लियर हो जाता है। एंशिएंट और मेडिवल में सोर्सेस भी इंपॉर्टेंट है, विशेषकर एंशिएंट हिस्ट्री में। तो हिस्टोग्राफी, सोर्सेस और पीरियोडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, तीन का नॉलेज अगर तुम्हें होगा तो बेशक तुम ह्यूमैनिटीज के भी टॉपर हो सकते हो। बल्कि हिस्ट्री में सबसे अधिक मार्क्स लाने की संभावना हो सकती है, क्योंकि एरिया इसका क्लियर है कि ये सब एरिया से अगर तुम लिखोगे तो तुम्हें मार्क्स आएंगे। बच्चे उस लेवल पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, बहुत सारी दिक्कत है। उस लेवल पर पहुंच जाओगे और तुम्हारी राइटिंग उस लेवल की हो जाएगी तो फिर उसमें कहीं कोई मार्क्स कमाने की संभावना नहीं होगी। तो इसमें क्या लिखा आपने? क्षेत्रीय राज्य की स्थापना, आप उसी में कर दोगे, हाँ उसी में डैश दे दीजिए और लिखिए यह पतन अथवा अवनति का काल, यह पतन अथवा अवनति का काल था। अथवा पतन अथवा अवनति का काल था, या नवीन संभावनाओं का काल, या नवीन संभावनाओं का काल। नवीन संभावनाओं का काल, संभावना समझते हो ना, पोटेंशियलिटीज, और उसमें मार्क ऑफ इंटरोगेशन देना। नई संभावनाओं का काल के बाद उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देना। अब दूसरा नीचे लिखिए, अब आपका पाठ्यक्रम, अब पाठ्यक्रम शुरू होगा, ये पृष्ठभूमि है। अब लिखिए पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के अनुसार और डैश दे दीजिए। मतलब पहला वाला आपका वो नहीं है, वो आपको मिडिवल में ही पूछ डालेंगे। अधिकतर जो क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 18वीं सेंचुरी का डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बुक ही निकली हुई है पूरी, और ड्यू में भी हर साल एक क्वेश्चन इससे होता ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, लेकिन ये अधिकतर मिडिवल में पूछ डालते हैं, मॉडर्न में प्रतीक्षा नहीं करते हैं। तो यहां पर लिखिएगा,
है।